हाँ, क्या हाल है। आज अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। हाँ, वही करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें अपन पढ़ेंगे घर और होम अप्लाइंसेस के इक्विपमेंट्स कैसे काम करते हैं। बल्ब हो, रेसिस्टेंस हो, इन सारी चीज़ों का जिक्र होगा। तो चलिए शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए हेडिंग लिखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि करंट क्या है ना। व्हाट इज़ करंट। तो अपन यहाँ पे देख पाएंगे, ज़्यादा मोटा हो गया भी। करंट ना, करंट, व्हाट इज़ करंट। तो करंट जो है द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को बोलते हैं थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू करंट। मतलब एक गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया में मान लेते हैं कि ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और इस एरिया में इलेक्ट्रॉन दोनों तरह के हैं। इलेक्ट्रॉन है, इधर भी मूव कर रहे हैं, इधर भी मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो नेट करंट होगा, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज उसी को करंट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कह देंगे तो फ्लो तो ऐसे भी हो रहा है भैया, अब फ्लो ऐसे भी हो रहा है। तो अपन इन दोनों का नेट का बात करना होगा, क्योंकि अपन देख पा रहे हैं कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहे हैं, 3 इधर की ओर मूव कर रहे हैं, तो नेट की बात करेंगे ना। ऐसे तो फिर एक डायरेक्शन का लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मोमेंट, एक डायरेक्शन का नहीं लेते हैं, तो वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगा। जो अपन क्लास 10th में पढ़ते हैं वो 10th के हिसाब से ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाती है, इसलिए अपन डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं करंट के। द नेट फ्लो ऑफ चार्ज, मेरे साथ साथ लिखिएगा, जहाँ पे समझाना होगा वहाँ पे मैं बोल दूँगा, टाइम दे दूँगा लिखने को, लिख लीजिएगा। इट्स कॉल्ड करंट। अपन समझ चुके हैं करंट क्या है, कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, उससे जितना जो नेट फ्लो ऑफ करंट चार्जेस होते हैं उसी को करंट कहते हैं। और करंट जो है उसका फॉर्मूला था I=Q/T। यहाँ पे I का मतलब यहाँ पे करंट है, इसको करंट से, I को करंट से डिनोट करते हैं, Q को चार्ज से और T को टाइम से। आप यहाँ से मिला सकते हैं कि Q है, चार्ज है, चार्ज पर यूनिट टाइम है। ठीक है, तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम्ब होता है भैया, ठीक है ना, और टाइम का सेकंड, तो कूलम्ब पर सेकंड हो गया। इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। क्या इसमें मैग्नीट्यूड होता है? तो हाँ जी, ये मैग्नीट्यूड फॉलो करता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है। क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड होता है, इसमें आपका डायरेक्शन भी होता है, बिल्कुल होता है। स्केलर है ये, ठीक है,
लेकिन ये जो है वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। आप 11th में पढ़े होइएगा कि ये जो है दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। ठीक है, ऐसे तो ना ये वेक्टर है ना ये स्केलर है। अपर क्लास में पढ़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, ये टेंसर क्वांटिटी है। बट यहाँ पर मान के चलिए आपको अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन देता है करेंट कौन सी क्वांटिटी है, तो अपन यहाँ पे स्केलर ये करके आएंगे ना, टिक करके आएंगे, क्योंकि अपन तो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, है ना, अपन ग्रेजुएशन में तो है नहीं। तो यहाँ पे मान के चलिए अभी तक आपकी यही सही है, करेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नॉट वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये इट डजंट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। अब यहाँ पे तुम बोलोगे वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा समझा दो, तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लास 11th में पढ़ाई गई थी, वो आपको याद रखनी थी, भूल नहीं जाना था। तो यहाँ पे 11th की चीज़ें डिस्कस अपन करने लगे तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा चैप्टर का भैया, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, करेंट दो तरह के होते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंट को दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक से कर रहे थे, करेंट दो तरह की होती है। हाँ, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। ऐसा है कि करेंट दो तरह की होती है ना, एक तो होती है अपनी इंस्टेंटेनियस करंट, लाल पीले करके लिख देता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा तुम लोगों को। इंस्टेंटेनियस करंट। एक होता है आपका एवरेज करंट, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। एक इंस्टेंट पे जिस करंट का नेट फ्लो ऑफ चार्ज निकाला जाता है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज एक इंस्टेंट पे निकाला जाता है, उसी को इंस्टेंटेनियस कहते हैं। एवरेज तो सबको मिला करके और टाइम से अपन डिवाइड करते हैं पूरे चार्ज को, डेल क्यू बाई डेल टी, उसी को अपन एवरेज करंट कहते हैं। तो फॉर्मूला हो जाता है यहाँ से, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। और आपका यहाँ पे आई एवरेज हो जाता है डेल क्यू बाई डेल टी, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ केसेस हैं उसको याद रखिएगा। केस 1 करके नोट लगाइएगा। जो अपने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस करंट, उसको अपने याद किया था कि डी क्यू बाई डी टी होती है। तो क्यू इज द फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो तो उसका करंट क्या होगा, ठीक है। क्यू फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो तब, तो आई जो है इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन, करते हैं तो करंट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। केस 2 की बात करते हैं। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी अपन लेते हैं, तो यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू होता है आई डी टी।
इस फार्मूला का यूज होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। बेसिक कुछ ये है आपका क्वेश्चन से उसमें होता है। इसको कैसे करते हैं, इसमें इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आता है डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। ये जो है इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं किसका, टाइम t1 से t2 के बीच में, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं, तो अब उनको जो वैल्यू मिलता है ये q इज इक्वल टू आई डी टी t1 टू t2। ठीक है, किस तरीके बात करते हैं अपन, जब ये सारी फॉर्मूले जब अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में तो ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे, है ना। इन शॉर्ट तो अपने को फॉर्मूला ही क्वेश्चन ही बनाने हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा अगर अच्छे से समझते हैं ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए जल्दी जल्दी केस लिखते हैं। डी क्यू बाई डी टी अपन जो पढ़े थे इंस्टेंटेनियस के लिए, इसका स्लोप चार्ज और टाइम का जो स्लोप होगा आई जो है कौन देगा, द स्लोप ऑफ क्यू और टी ग्राफ जो है आपका वो चार्ज देगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इनके ऊपर। उससे पहले एक और केस कर लेंगे ना अपन, उससे पहले एक और केस है बात करें तो केस 4 का बात करते हैं अपन। अगर Q इज इक्वल टू, अगर आई डी टी को T1 टू T2 इंटीग्रेट करते हैं अपन, तो ये हमें मिलता है Q इज इक्वल टू आई टू टी का एरिया। मतलब अगर ये एक्स एक्सिस मान लें, सॉरी Q और T का ग्राफ मान लें, और यहाँ से कोई करंट है, तो इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा, ये इसका कर्व जो होगा वो जो है सो चार्ज देगा। आई और टाइम और चार्ज के सॉरी करंट और चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करें तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास चार्ज दिया हुआ है 2t² प्लस 5t प्लस 7। इसमें बोला है कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस। देखो भैया हमें थोड़ा यहाँ पढ़ाने में इनकन्वीनियंट हो रही है, इस कारण से थोड़ा देख लेना आप लोग। एट टाइम दिया हुआ है आपके पास t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इस चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो अपने को करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है। अपन ने आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला भी याद किया था ना, वहाँ से देखते हैं अपन क्या था फॉर्मूला। आई इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशन, फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को, इस बात को याद रखिएगा। डी क्यू बाई डी टी ये अपने को फॉर्मूला था ना। चलिए आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में अपन ये करते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपका कुछ चार्ज क्या था 2t² प्लस 5t प्लस 7। अब डिफ्रेंशिएशन नहीं आते तो मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ अपन को इधर ना। ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 4t, और ये 5t है तो सिर्फ 5 बचेगा, और कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसका अपाव में उससे मल्टीप्लाई हो जाती है इसके नीचे वाले वैल्यू से। ठीक है, इतना ही आप याद रखो। यहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं, और t से यहाँ स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर हट गया, t बच गया, है ना। यहाँ पे t इज इक्वल टू पूछा है हमें, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछा है, तो अपन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पुट करते हैं। t इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो 4 × 1 + 5 इज इक्वल टू 9,
एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नोट करते जाइएगा भैया, वीडियो पॉज करके करो, जैसे करना है करो, ये अपन नहीं जान रहे हैं, तुम्हारी ईमानदारी के ऊपर पढ़ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन है, इफ करंट flowing through a wire, if current flowing through a wire, ठीक है, is given as the calculate following interval of t1 to t2, मतलब दो टाइम दिया हुआ है t1 एंड t2। अगर आप यहाँ पे देखते हैं अपन t1 और t2 दिया हुआ है, तो लाजमी सी बात है यहाँ पे अपने को इंटीग्रेट करना होगा चीज़ों को, क्योंकि दो टाइम इंटरवल के बीच में जो करंट का फ्लोइंग हो रहा है, जो एक वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो मैंने अभी बताया था, उससे जो निकल रहा है, मान लेते हैं एक वायर है, ठीक है, और इस टाइम पे t1 एंड t2 पे जो यहाँ से यहाँ तक जो करंट बह रही है, जो चार्जेज बह रहे हैं, उसके बीच का करंट निकालना है ना। तो इट्स गिवन एज, देन कैलकुलेट फ्लो इन इंटरवल ऑफ t1 इज इक्वल टू दिया हो 1 सेकेंड पे, तो t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पे जो करंट दिया हुआ है आपका, वो 3t² दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था करंट का, I इज इक्वल टू dq/dt, है ना। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका ये था कि I dt, और t1 से t2 के बीच में इसको इंटीग्रेट करना था। तो यहाँ पे अपने को पूछा गया है करंट कितना बह रहा है, एक वायर से कैलकुलेट करना है, ठीक है, और टाइम इंटरवल दिया हुआ है अपने को, और ये करंट। चलिए देखते हैं। Q इज इक्वल टू आई कितना था, 3t² ना, ठीक है, और t1 टू t2, t1 कितना था 1 सेकेंड, और t2 कितना 3 सेकेंड। तो अपन यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेट करने पे 3, यहाँ पे tq आ जाएगा ना, हाँ tq आ जाएगा, इंटीग्रेट करते हैं तो, और यहाँ पे आपका 3। देखो भैया, अगर तुम सोच रहे हो कि सब जगह पे सिखाया जाए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो बहुत टाइम लग जाएगा, उतना लंबा नहीं ले जाना लेक्चर को। और यहाँ पे आगे फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं, 3 का क्यों माइनस t1 माइनस t2 होगा ना, तो अपन 3 जो 27 माइनस 1, 3 का क्यों 27 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा भैया, देख लेना आप। ये 26 कूलम चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमने चार्ज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन ये है कि इफ करंट इन द वायर डिक्रीजेज लिनियरली, लिनियरली का मतलब यहाँ पे समझना, फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 10 सेकेंड। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, दो करंट दिया हुआ, लिनियरली 4 एम्पियर टू 0 एम्पियर पे चला जाता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ चार्जेस
फ्लो इन दिस टाइम पीरियड, मतलब कि 10 सेकेंड के अंदर ये 0 से 4 एम्पियर जाने में कितना चार्ज फ्लो किया है, निकला है। मान लेते हैं कि ये वायर है, ठीक है, और 4 एम्पियर से 0 एम्पियर तक जाने में 10 सेकेंड लगता है। टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो बताओ कि यहाँ से कितने चार्जेज गए, ठीक है, इसी को निकालना है। तो इसको अपन ना ग्राफ से सॉल्व करेंगे, इजी होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं अपन। ग्राफ, ये अपना आईटी ग्राफ हो गया ना। आप देखो भैया, तुमको ग्राफ समझा तो ग्राफ काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स में बहुत अच्छी तरह से बताया जाता है, तो वहाँ से तुम्हें सीखना था। यहाँ पे हर एक चीज़ नहीं बता सकते, ठीक है। लिनियरली डिक्रीज करता है ना, ठीक है। चलो ये आ गया कितना से 4 एम्पियर, और 0 एम्पियर कहीं यहाँ होगा ना, ठीक है। कितना सेकेंड में, 10 सेकेंड में, ठीक है। और लिनियरली एज वी नो, अगर अपन पढ़े हैं पहले, देखे थे थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे कंसेप्ट जो होगा अप्लाई होगा, जो अपन ने पहले पढ़ा था कि आईटी ग्राफ जो है, इसका एरिया जो है, आईटी ग्राफ का एरिया वो हमें चार्ज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अपन इसका एरिया निकालेंगे ना, इसका एरिया, तो एरिया निकालते हैं अपन, अगर यहीं पे निकाल लेते हैं ना, जो मुझे भाई नहीं होगा। तो Q इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल है ना, तो अपन यहाँ पे वो सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेंगे जो कम से कम टाइम में डिस्कस की जाती है। अब ग्राफ की बात है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना, उसमें समय लगता है। Q इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट होगा ना। अगर इतना भी नहीं पता है तो समस्या है भैया, देख लेना। 1/2, ये बेस कितना है, 10 है ना, और हाइट कितना है, 4 है ना। इस 4 को यहाँ से काट दो, चार्ज इज इक्वल टू 20 कूलम्ब आ जाएगा ना, ठीक है। चलो अब मेथड 2 भी है इसका एक। मेथड 2 में अपन ये करते हैं ना कि अगर यहाँ पे फंक्शन जो है, यहाँ पे तो लिनियरली डिक्रीज कर रहा था, अगर फंक्शन यहाँ पे वेरी कर जाए, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। यहाँ पे डाल देंगे अपन ना एक लॉजिक की, इफ एनी फंक्शन linearly vary then calculate average। तो अगर वेरी करता है तो हमें एवरेज कैलकुलेट करना होगा ना। तो अपन एवरेज किसी चीज़ का कैसे लेते हैं कि जो फाइनल इनिशियल है दोनों को ऐड करते हैं, और 2 चीज़ें हैं तो उससे 2 से डिवाइड करते हैं, 3 चीज़ें हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं ना। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल करंट प्लस आई फाइनल ना। तो इनिशियल करंट कितना था, 4 एम्पियर था ना, और फाइनल 0 था ना, 2 से डिवाइड करें तो अपन को 2 एम्पियर आ जाएगा। आई एवरेज इज इक्वल टू 2 एम्पियर आ गया ना। चलो, पर हमसे तो पूछा है चार्ज, हमें से तो चार्ज पूछा है ना क्वेश्चन में,
तो चार्ज इज इक्वल टू अपन पढ़े थे ना वहाँ पे, है ना। अरे यार यहाँ पे पढ़े थे ना आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू बाई टी यहाँ से पढ़े थे, तो यहाँ से चार्ज अपन निकाल सकते हैं ना, तो क्यू इज इक्वल टू आई एवरेज इंटू टाइम हो जाएगा ना। तो आई एवरेज कितना आया है, 4 आया है ना, और टाइम कितना है 10 है, सॉरी 4 थोड़ी है 2 आया है ना। तो यहाँ से आ गया ना आपका चार्ज 20 एम्पियर, सॉरी 20 कूलम। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट अपने यहाँ पे पढ़ेंगे बोर्स मॉडल। नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे अपन पढ़ेंगे बोर मॉडल। बोर मॉडल क्या कहता है कि एक सर्कुलर ट्रैक है ना, और इस सर्कुलर ट्रैक पे अगर ये सर्कुलर ट्रैक है तो इसका कोई रेडियस होगा, ठीक है। ये रेडियस मान लेते हैं अपन, स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं, सॉरी ये रेडियस है, और एक इलेक्ट्रॉन है जो इसमें घूमता है ना। तो इलेक्ट्रॉन है घूमता है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है घूमता है, तो इसका कोई टेंजेंट, यहाँ से एक टेंजेंट खींच सकते हैं ना अपन, सर्कल में टेंजेंट होता है, और इस टेंजेंट में हमें इस चार्ज जो घूम रहा है, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। इस सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे अपन एक स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे थे एक लेकर के, यहाँ पे एक पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 भाग रहा था, अब तो ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तो सर्कुलर ट्रैक है तो करंट फिर भी फ्लो करेगा ना, तो यहाँ पे आई अपन को निकालना होगा, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ इसकी स्पीड होगी, क्या स्पीड v होगी, रेडियस r है यहाँ पे, और एक फिक्स टाइम में इसको चक्कर लगाने में कुछ एक फिक्स टाइम लगती होगी, मतलब एक सेकेंड में मान लेते हैं 4 बार लगाता है चक्कर, तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी ना अपने को। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी पर रेवोल्यूशन लिख सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन लिख सकते हैं ना। और इसका एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा भैया, है ना, सर्कुलर ट्रैक है तो एंगुलर मोमेंटम हुआ, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में ना। और एंगुलर मोमेंटम है तो इसकी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी ना। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से, आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू टी था ना, तो क्यू आई इज इक्वल टू अगर क्यू टी था तो क्यू इंटू ओमेगा इसको लिख सकते हैं ना, और 2 पाई, क्यों, क्योंकि ये 2 पाई तो इसका ये हो गया, और आई इंटू ओमेगा ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये चार्ज हो गया ना। चलो इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा, तो ये आपका एक फार्मूला बनता है, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू एक आपका अगर देखा जाए तो 2 पाई आर, ये आपका एक फार्मूला बनता है इसका, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो बात ऐसा है कि डेरिवेशन के ऊपर अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि कम टाइम में अपने को क्लियर कर इन सारी चीज़ों को क्लियर करना है ना। तो आइए देखते हैं ना, अगर सेटिस्फेक्शन के लिए अगर डेरिवेशन की बात करते हैं अपन, तो डेरिवेशन देख लेना है, लिखना नहीं है, इन शॉर्ट फॉर्मूला ही हमें याद रखना है। तो डेरिवेशन की बात करते हैं, कराओ ये छोड़ दो, चलो करा ही देते हैं, शंका क्यों किस बात का। आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 बाई टी लिख सकते हैं इसको, बात तो की है, इसके मिलटर अप्लाई करोगे तो वहीं जाएगा। 1 बाई टी इज इक्वल टू एफ होता है, अपन 11th में पढ़े थे, याद है कुछ। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्यू एफ लिख सकते हैं ना, तो आई की जगह पर क्यू पुट कर देंगे, ओमेगा
इज इक्वल टू 2πf होता है ना, 11th में पढ़े थे ये भी, तो f इज इक्वल टू ω/2π हो जाएगा ना, है ना। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे अपन ये QF लिख देंगे, है ना, और F जो है यहाँ से ले आएंगे, F ये वाला, तो Q इंटू ω/2π ये हो जाएगा ना, है ना। तो यही था ना अपना ये फॉर्मूला, ये प्रूफ हो गया ना। चलो अब आगे की ओर इस वाले को प्रूफ करते हैं अपन। चलिए भैया, I इज इक्वल टू Q/T होता है ना, कभी देखे थे, वेयर टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन स्पीड होता है ना, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना था 2πr। अगर ये सर्कल है तो ये 2πr चला ना, है ना, और कुछ स्पीड से चला होगा, तो स्पीड कौन सी थी, वेलोसिटी जो मैंने वहाँ पे डिनोट किया था ना, तो यहाँ से निकल जाता है अपना t इज इक्वल टू 2πr/v, है ना। तो अपने को टाइम की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, I इज इक्वल टू Q/2πr/v, तो ये v जो है ऊपर चला जाएगा ना, QV इज इक्वल टू 2πr आ जाएगा यहाँ से, तो दूसरा फॉर्मूला ये आपका डिराइव हो जाता है यहाँ से, है ना। चलो केस 6 की बात कर लेते हैं अपन। अपने को कई तरह के सवाल दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, जेई हो, CBSE बोर्ड का हो, ICSE बोर्ड का, उसमें से एक और प्रोफाइल के सवाल आते हैं। उसमें कहता है कि हमें कि एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो अपन एक प्रोफाइल बनाते हैं, उसको लिखते हैं हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कंडक्टर। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर आगे बढ़ते हैं, और इसी पे होंगे, इसी पे बेस होंगे न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन, कॉपर है, कॉपर कंडक्टर ही होता है भैया, ठीक है। इसका मोलर मास दिया हुआ, ठीक है, और इसका डेंसिटी दिया हुआ है, रो, then find number of electron per unit volume। और यहाँ पे ये भी क्लियर किया हुआ कि ईच एटम जो है कंट्रीब्यूट करता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा अपना जो है सो मोल कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन मोलर मास की भी बात कर ले रहे हैं, डेंसिटी की भी बात कर रहे हैं, डेंसिटी रो दिया हुआ है ना। स्टेप 1 जो होगा इसका सॉल्यूशन का, तो आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मोल कंसेप्ट्स की। स्टेप 1,
by using अपन मोल कंसेप्ट, यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल्स बाय मोलर मास होता है क्या? ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स बाय Na होता है क्या? Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से आता है ना अपन को मास बाय मोलर मास इनटू Na। यहाँ से नंबर ऑफ एटम निकल गया ना अपना। ये अच्छी प्रोफाइल के सवाल माने जाते हैं इससे, ठीक है ना। अब स्टेप 2 में अपन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रीब्यूट करता है एक एटम को, 1 एटम, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर था ना भाई। तो हमसे पूछा क्या है, स्टेप 3 देखे ना, पूछा क्या है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम पूछा है ना। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ से मास अपन मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर कर देंगे ना बाई वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपन निकाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोलर मास, मास बाई मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर, और यहाँ पे अपन वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकल जाएगा ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो आएगा रो Na बाई मोलर मास आ जाएगा ना। ठीक है, ये आपका आंसर। अब अपन कंसेप्ट, अगले कंसेप्ट, अपना अगला कंसेप्ट है डिस्चार्ज ट्यूब कंसेप्ट ना। तो यही हिसाब सीधा है, आपको कंसेप्ट पता है तो JU नीट हो, AI TO एनफेट हो, IC सॉरी IC सब तो उसी में आएगा ना, CUET हो, इन सब में यही कंसेप्ट लगेंगे। बस हाँ, वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है कई एग्जाम्स, जैसे JEE में आपका आइजर हो, नाइजर हो, सारे जगह पे कंसेप्ट तो यही लगेंगे। फिजिक्स के कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएंगे क्योंकि सबके लिए बुक तो सेम ही है, NCERT। डिस्चार्ज ट्यूब के कंसेप्ट की अगर बात करें अपन, नहीं बना, चलो एक ट्यूब है मान लेते हैं, ठीक है। ये जो ट्यूब है, ठीक है ना, ओ ठीक है, ये डिस्चार्ज है, इसके दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव,
एक धनायन एक ऋणायन हिंदी में बोले तो। इसमें पॉजिट्रॉन भी है, इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी, इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है, और सब भाग रहे हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी है ना, इधर की ओर सब भाग रहे हैं। ये इधर की ओर भाग रहा है, कुछ इधर भाग रहा है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दोनों आयंस जो है सब भाग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो आई जो होगा पॉजिटिव, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कंसेप्ट जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो है भाग रहे हैं, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें जो बोला है करंट, टोटल करंट निकालना है ना, सॉरी, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये इधर है इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव इधर है, तो I1 है, ये I2 है ना। तो नेट चार्ज जो होगा I इज इक्वल टू, सॉरी अपन करंट की बात कर रहे हैं ना, नेट करंट जो होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा ना। अपन जानते हैं पहले से I इज इक्वल टू Q/T होता है और Q इज इक्वल टू N होता है ना, ठीक है, where N इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ना, है ना, ये इज इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये स्मॉल ही होगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। और एक पॉजिट्रॉन पे, यहाँ पे लिख लो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई दफ़ा सवाल में पूछे गए हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, पॉजिट्रॉन सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और एक पार्टिकल पे चार्ज जो है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है, ठीक है। चलो, ये यहाँ पे अपना कंसेप्ट इतना ही बताना था, सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो भैया, इलेक्ट्रॉन है कितना, 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, सॉरी पॉजिट्रॉन, इधर है, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ ये जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ये बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। सॉरी 10 इंटू 10⁻⁻³ मतलब कि 10 मिली सेकेंड हो गया ना। तो यहाँ पे जो है हमें ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो बैकवर्ड जा रहे हैं,
ठीक है ना। तो आई टोटल अपन ने देखा था, आई टोटल निकालना है तो आई टोटल अपन ने पहले से देख रखा है कि I1 + I2 होता है। तो इस चार्ज के लिए I2 निकाल लेंगे, यहाँ से I1 निकाल लेंगे, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि Q = N होता है, यहाँ चार्ज की बात कर रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, बाई टाइम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, और प्लस N2 इलेक्ट्रॉन बाई T। पहला चार्ज दिया हुआ है अपना ना पॉजिट्रॉन का 10⁻16 ना, नंबर ये है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू -19 कूलम ना, और टाइम दिया 10⁻³ ये ना, और प्लस यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 भाई 10 × 10⁻³ हो जाएगा ना, जो टाइम दिया हुआ है। फर्दर आप और कैलकुलेट करते हैं इसे तो 1.6 इंटू 10⁻1 बचेगा ना, यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। कैसे आया सवाल तो उठता है। देखो भैया मल्टीप्लिकेशन में बेस है तो एडिशन होगा जो भी है घात में, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं इसको ऐड करते हैं प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 3 बचता है, ऊपर जाता है ये, तो ये 3 घटता है तो -1 नहीं बचेगा, 1.6 इंटू 10⁻1 प्लस 1.6 इंटू 10⁻1। आई की अगर बात करें, ये इसको यहाँ से हटाते हैं 0.16 प्लस 0.16 बचेगा ना, तो यहाँ से अगर करंट देखा जाए तो 0.32 एम्पियर बनता है ना। चलिए यहाँ तक तो हो गया, आगे की ओर पढ़ते हैं अपन, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे जो है अपना एक कंसेप्ट है फिर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो कंसेप्ट जो है लिखिएगा, कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, ये आपका कंसेप्ट है। इसमें इस कंसेप्ट का फर्स्ट केस फर्स्ट है ना, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब की बात करेंगे अपन। तो केस 1 है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड ना। देखिए ये मैंने एक ट्यूब बना दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, और ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जिगजैग मैनर में मान लेते हैं ये भी, ठीक है। तो यहाँ से जा रहा है आ रहा है, यहाँ से नेट फ्लो निकालना होगा हमें, तभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता पाएंगे। तो नेट फ्लो की अगर बात करें तो हम जहाँ तक देखते हैं यहाँ पे नेट फ्लो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है रैंडम मोशन हो रहा है ना, तो रैंडम मोशन हो रहा है तो अपन काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 mv² होता है ना, 3/2 n जो है यहाँ पे 10⁻28 ×
3 होता है ना, तो v जो होगा यहाँ पे 3 k T/m होगा ना, वेयर T इज टेम्परेचर ना, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना। यहाँ से अपन थर्मल स्पीड की अगर बात करते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टेम्परेचर ना, तो मैंने बताया है। और वेयर v अप्रॉक्सीमेशन अगर लेते हैं तो 10⁵ मीटर पर सेकेंड आता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखें। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रैंडम मोशन कर रहा होगा, जिसके कारण वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। इसके केस 2 की बात करते हैं अपन। When potential difference is applied, ठीक है। यहाँ पे जो था, यहाँ पे सॉरी मैंने गलती कर दिया था, यहाँ पे पोटेंशियल व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने के लिए हमें इसमें कुछ ना कुछ बैटरी वगैरह का वोल्टेज तो प्रोवाइड करना होगा, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, है ना। तो जब केस 2 जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड के साथ है, डिफरेंस एज अप्लाइड, है ना। तो चलिए एक ट्यूब बनाते हैं फिर से। ठीक है, ये ट्यूब हो गया आपका। देखो भैया, चलिए आगे और बढ़ते हैं। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, तो यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं अपन। हो जाए एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल एंड कम इन नेगेटिव टर्मिनल। और ये भी हम जानते हैं कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल होता है और यहाँ पे लो पोटेंशियल होता है ना। यहाँ से पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ड्रिफ्ट कर रहे हैं किधर, तो ये पीछे की तरफ, है ना। यहाँ से एक वोल्टेज अप्लाइड है भाई, जिसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं उसको उल्टी दिशा में करंट का फ्लो होता है ना। तो आगे की ओर से अगर हम इसे देखते हैं तो F इज इक्वल टू, ये F था ना, F इज इक्वल टू Q होता है। ये स्मॉल f नहीं है, फोर्स वाला है ना। और ये भी अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करती है ना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी फोर्स जो है, सॉरी F जो है इलेक्ट्रॉन है, सो F की डायरेक्शन के, सॉरी
डायरेक्शन ई के अपोजिट होता है ना। अरे ये मतलब ये यार सब छूट जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ से आता है वी डी इज इक्वल टू ई ई एम इंटू टाउ होगा ना। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन होगा ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। ये मास होगा अपना। ये टॉर्क होगा ना। सॉरी टॉर्क नहीं होगा यहाँ पे। ये जो है डिस्क्रिप्ट में रैंडम इलेक्ट्रॉन जो है जो मूव कर रहा है उसके बीच का रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम है और एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अगर रैंडम इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो आपस में टकराएंगे ना। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन है ना। तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं कि वीडी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई हो गया ना। वेर म्यू इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं ना। चलिए देखते हैं एक एक फिर देखते हैं कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ओ है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इसकी लेंथ है ना। यहाँ से बैटरी कनेक्टेड तो ठीक है। वोल्टेज यहाँ पे जो है V ठीक है। तो V इज इक्वल टू ई इंटू एल होगा ना। तो E इज इक्वल टू वी बाई एल हो जाएगा यहाँ से। और एच वी नो कि वी डी इज इक्वल टू ए इंटू ई बाई मास इंटू रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू ई एम। यहाँ पे अपन ये यहाँ से जो ई का वैल्यू निकाले इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। वी बाई एल इंटू रिलैक्सेशन टाइम ये आपके एक फार्मूला डिराइव होता है यहाँ से। और वी डी 0.1 mm/s से होता है। तो 0 लगभग है ये सारी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 10⁻⁴ सेकेंड सॉरी मीटर पर सेकेंड। चलिए एक केस से समझते हैं अपन कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू है ये बहुत कम है। तो इसका इफेक्ट क्या आता है कि मान लो केस 1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग कितना है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक स्विच है इसको ऑन किया आपने। ठीक है। बल्ब जो है थोड़ा ही देर में शॉर्ट टाइम ऑन हो जाता है। ऐसे क्यों हुआ है ना। तो अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेटअप होता है वो इलेक्ट्रॉन को काफ़ी जल्दी ड्रिफ्ट कर रहा है ना। जैसे ही अपन देखो
अगर आप देखते हो कि ये डिस्चार्ज ट्यूब का कंसेप्ट था अपना, अपन ने कहीं तो पढ़ा था यार। हाँ, इसमें जिसमें करंट फ्लो नहीं है, ये यहाँ पे रैंडम मोशन कर रहे हैं। जैसे ही अपन ने यहाँ पे एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस करंट क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन एक तरफ की ओर शिफ्ट होने लगे ना, पीछे की ओर। करंट इधर से फ्लो कर रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अलाइन हो गए एक तरह से। तो ये जो है क्या अपन ले स्विच ऑन करते हैं, उसके 10 मिनट बाद बल्ब जलते हैं, कि ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे मोशन जो है सो काफ़ी क्विक एक्शन में होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, जब देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और ये जो है काफ़ी वेरी शॉर्ट एंड क्विक होता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाता है ना। इसी कारण से ये बल्ब जो है सो एकदम मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ऑन हो जाता है। और केस 2 की बात करते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो ड्रिफ्ट का जो स्पीड है, इस पे क्या असर होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज किया, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा क्या? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन देखते हैं कि जैसे कि अपन पढ़ते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में कोई मेटल की सरफेस होती है, उसे हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टार्ट कर देती है। तो अगर मोशन अगर स्टार्ट करती तो पहले मोशन तो पहले से भी हो रही थी, है ना। या फिर ये एग्जांपल जोड़ दो अपन, एक ये मेटल है, लोहा है, आयरन है, एक सिरे को गर्म करते हैं, दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो गया। पहले नहीं हो रहा था क्या? हो रहा था, बट कम हो रहा था। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में इधर उधर भागेगी, इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा मान लेते हैं ऐसे, पहले ऐसे भाग रही थी, धीरे 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 इधर कुछ आ रही है, धीरे धीरे धीरे, अब क्विक जाने लगी दोनों तरफ। तो दोनों में टकराने की जो टेंडेंसी है कोलिजन की, वो बढ़ जाएगी ना। तो अगर कोलिजन दोनों में बढ़ रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम जो है ये डिक्रीज कर जाएगा ना। तो यहाँ से अपन जो फॉर्मूला जानते हैं, फिट इज इक्वल टू ई इंटू एम इंटू टाउ, ये डिक्रीज किया तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये भी डिक्रीज करेगा ना। तो इस पे इफेक्ट क्या आया? वी डी अगर कम होता है, ठीक है, कम हो गया तो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं अगर, तो वी डी जो है सो कम होगा ना। यही अपने निष्कर्ष निकला है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, कोलिजन बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम घटाना, तो रिलैक्सेशन टाइम के ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करा रहे हैं उसी मेटल में, तो करंट तो कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है, मास भी सेम ही रहेगा। तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रिलैक्सेशन टाइम होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर होगा, यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आंसर होगा वी डी घटेगा। अगर केस 3 की बात करते हैं अपन, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन जो है वो जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें कहाँ से कहाँ तक है मूव किया, ठीक है ना। जब ये जो अपना डिस्चार्ज ट्यूब था, किधर गया भैया, ये जो अपना डिस्चार्ज ट्यूब था है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन थे ना, इसमें इलेक्ट्रॉन थे ना। तो इसमें अपन बात करेंगे जब अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है ना, ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई किया अपन ने, ठीक है। हाई था यहाँ, यहाँ लो था ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से कहाँ गया, मूव किया ना उनका, और इसका पाथ, इस इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो कैसा था, है ना। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑलवेज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है सो हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा ना, टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल ना। यूजुअली जो इसका एक ग्राफ आता है वो पैराबोला होता है, अप्रोक्सीमेट लेकर के स्ट्रेट लाइन लिखते हैं अपन, है ना। तो कहाँ से कहाँ गया ये इलेक्ट्रॉन, तो टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल ना। इसका आंसर मिल गया। केस आगे की अगर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर की अगर बात करते हैं, है ना। अगला केस जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर E इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो है, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड द कंडक्टर वो 0 होता है ना। क्यों होता है, अगर कोई वायर है, ठीक है, वायर है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है वो करंट कैरिंग जो वायर है, एक करंट कैरिंग वायर जो है इलेक्ट्रिकली नेट न्यूट्रल होता है भैया, न्यूट्रल होता है ना। अगर लेकिन इनसाइड अगर बात करें, इनसाइड द वायर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन जीरो होता है। क्यों, क्योंकि अगर बैटरी जुड़ा हो, ड्यू टू बैटरी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी, किधर होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज लो टू हाई पोटेंशियल की तरफ होती है ना, सॉरी गलती हो गया मेरे से, हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ होती है ना। अपन ने देखा था वो डिस्चार्ज ट्यूब वाला जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सवाल कर रहे थे, तो यहाँ से अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया था अगर, तो इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, इधर लो पोटेंशियल था, इधर हाई पोटेंशियल था, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग इधर हो रही थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर जा रही थी ना, फोर्स इधर अप्लाई हो रहा था ना। यही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि करंट कैरिंग वायर आउटसाइड जो होता है उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट इसमें जब बैटरी दे दी जाती है तो इसमें नॉन जीरो हो जा रहा है ना, इसमें एक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं।